हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अप टू 4 क्लासेस पर। सो स्टूडेंट, इस बार जितने भी बच्चों का 7 मार्च 2024 को जितने भी बच्चों का पेपर लगा है सामाजिक विज्ञान का, तो उन बच्चों के लिए यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं पूरी सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। मतलब यानी कि स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ए से लेके जेड तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, मतलब ए टू जेड अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, तो 70 नंबर स्टूडेंट आपके इस वीडियो से आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। देखो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखो जितने भी प्रश्न 7 मार्च को आने वाले हैं, 7 मार्च को जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 7 मार्च को जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और 7 मार्च को जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, सभी के सभी प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट आज की जो वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि स्टूडेंट कई बच्चे यहाँ पर देखो मुझसे कमेंट करते हैं कि सर सामाजिक विज्ञान की डेली वीडियो डाला करो। तो स्टूडेंट देखो, मैं डेली वीडियो ना डालकर मैंने एक ही वीडियो डाली है ना, इसी वीडियो से आपके स्टूडेंट 70 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जो कि इस बार 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग क्या करिए, अपने 20 नंबरों को कंप्लीट करो, है ना। फिर हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो देखो मेरा पहला देखो प्रश्न क्या है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2024 में जरूर आएगा। देखो 101% आएगा, ये प्रश्न लिख कर रख लो, ठीक है। जरूर आएगा इस बार 2024 में, जरूर आएगा, 101% आएगा, है ना। क्योंकि यही प्रश्न आते हैं बार बार, यही प्रश्न रिपीट होते हैं स्टूडेंट, है ना। देखो इस बार ही देखो 2024 में आया है, 2025 में नहीं आएगा, फिर 2026 में फिर प्रश्न यही आएगा। देखो बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न। मैं जितने भी प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सभी के सभी वो प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं और हर साल बोर्ड में आते हैं। तो देखो मेरा पहला देखो प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति जो हुई वो किस वर्ष हुई। यही प्रश्न आते हैं, हर साल यही प्रश्न आते हैं स्टूडेंट, है ना। तो आप लोग जरूर इन प्रश्नों को तैयार करो। देखो पहला ऑप्शन है 1788, बी ऑप्शन है 1789, सी ऑप्शन है 1790, डी ऑप्शन है 1787। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जितने भी पूरी किताब की जितनी भी सभी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, सबसे पहले मैं बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसीलिए स्टूडेंट आप लोग अंत तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। और जितनी अगर आप लोगों ने अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना स्टूडेंट, तो मेरी आप लोगों से गारंटी है कि स्टूडेंट आप लोग 70 में 65 नंबर ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में करके आओगे। लिख कर रख लो, आप लोग ऐसे ही करके आओगे पूरा अगर वीडियो देख लिया। तो इसका राइट आंसर नोट करेंगे आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789। 1789 इसका राइट आंसर सही करेंगे। अब देखो प्रश्न नंबर, देखो अगला प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ये प्रश्न नंबर 2 है। ए ऑप्शन दिया जर्मनी, बी ऑप्शन दिया फ्रांस, सी ऑप्शन दिया इटली, डी ऑप्शन दिया इंग्लैंड। देखो यही प्रश्न देखो हर साल आते हैं ना। देखो 2024 में ये प्रश्न जरूर आएगा, लिख कर रख लो, जरूर आएगा। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस, सही हो जाएगा, है ना। अब आप लोगों को अदर वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में मैंने आप लोगों को इतना सब कुछ बता दिया है ना कि सब कुछ यहीं से ही आने वाला है ना स्टूडेंट। देखो अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है आपके, कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई। तो नेपोलियन बोनापार्ट के पराजय कब हुई थी बताना है आप लोगों को। तो देखो ए ऑप्शन दिया 1814, बी ऑप्शन दिया 1815, सी ऑप्शन दिया 1816, डी ऑप्शन दिया 1817। तो इसका राइट आंसर नोट करेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी से नोट कर लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815, क्योंकि इस बार मेरा जो इस बार लक्ष्य है, देखो मेरा 2024 का जो मेरा लक्ष्य है, मेरा यही लक्ष्य है कि मेरा जो चैनल है अप टू 4 क्लासेस, मेरे इसी चैनल से सभी बच्चे टॉपर बने, हैं ना। मेरा यही लक्ष्य है कि इस बार 2024 में सभी के सभी बच्चे इसी चैनल से टॉपर बने। तो इसीलिए देखो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मैं वो प्रश्न ज़्यादा ला रहा हूँ जो कि प्रश्न पेपरों में अक्सर फंसते हैं और अक्सर वही प्रश्न आते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिर्फ यही प्रश्न आएंगे। देखो करो या मरो का नारा किसका था, है ना। तो करो या मरो का नारा किसका था, बहुत प्रश्न आता है, बार बार आता है। ए ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन दिया भगत सिंह और सी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, डी ऑप्शन दिया चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर नोट करेंगे, महात्मा गांधी को सही करेंगे। देखो बहुत आता है ये प्रश्न, है ना, हर साल ये प्रश्न आते हैं। आप लोग कोई भी अगर आप लोग मॉडल पेपर उठाकर देख लो, आप लोगों को ये प्रश्न जरूर मिलेंगे, है ना। कोई प्रश्न ना दिया हो लेकिन ये प्रश्न आप लोगों को जरूर मिलेंगे पेपर में। कोई भी आप लोग मॉडल पेपर उठाकर देख लो। देखो अगला देखो प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कह रहा है
कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो ये प्रश्न नंबर आपका जो 5 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो देखो इसका नंबर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा 1919 और बी ऑप्शन इसका हो जाएगा 1929, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 1924 और डी ऑप्शन हो जाएगा 1934। तो इसका राइट आंसर नोट करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 को सही करेंगे। और बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 6 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलेंगे क्योंकि ये वो प्रश्न है जो इस बार आपके पेपर में आएंगे, जरूर आएंगे, इस बार 2024 में जरूर आएंगे। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे और सभी के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे आज की इस वीडियो में। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया काली मृदा, बी ऑप्शन दिया पीली मृदा, सी ऑप्शन दिया लेटराइट मृदा, डी ऑप्शन दिया सीमेंट। और यहाँ पर पूछा गया कि मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो मिट्टी का प्रकार नहीं है तो सीमेंट को सही करेंगे। मिट्टी देखो सीमेंट में हम कोई भी फसल नहीं कर सकते, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला जो मेरा 7 है। देखो प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। देखो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बहुत आता है पेपर में ये प्रश्न और इस बार आपके पेपर में जरूर आएगा ये वाला प्रश्न। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया झारखंड, बी ऑप्शन दिया गुजरात, सी ऑप्शन दिया राजस्थान और डी ऑप्शन दिया बिहार। तो हमसे पूछा गया है कि जो काली मिट्टी जो होती है ये किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो होती है किस राज्य में पाई जाती है, इसका नंबर ए ऑप्शन दिया झारखंड, बी ऑप्शन दिया गुजरात और इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात को सही करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और गुजरात को सही करेंगे। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 8 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि चिपको आंदोलन। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है। ए ऑप्शन दिया मृदा संरक्षण, बी ऑप्शन दिया जल संरक्षण, सी ऑप्शन दिया वन संरक्षण और डी ऑप्शन दिया वायु संरक्षण। तो पूछा गया चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ये प्रश्न जो है बहुत आता है पेपर में। आप लोग पहले उसको सही से देख लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो और सही से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नोट कर लो। इसका आंसर ए वन संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। बहुत आता है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये प्रश्न, है ना, हर साल यही आता है प्रश्न। देखो इसका ए ऑप्शन दिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, बी ऑप्शन दिया कानून के समक्ष समानता और सी ऑप्शन दिया उत्तरदायी शासन और डी ऑप्शन दिया है बहुसंख्यकों का शासन। तो देखो इसका राइट आंसर सही करेंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बहुसंख्यकों का शासन, इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है डी को सही करेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न को पहले सही से देख लो, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न एक बार देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है और 4 ऑप्शन देख लो, जिसमें ए ऑप्शन दिया है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन और बी ऑप्शन दिया है कि कानून के समक्ष समानता और सी ऑप्शन दिया है उत्तरदायी शासन और डी ऑप्शन दिया है आपका बहुसंख्यकों का शासन। नोट करो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 10 जो है तो इस बार 2024 में जरूर आएगा, लिख कर रख लो, 101% आएगा, यही प्रश्न आएगा, लिख कर रख लो, नोट कर लो इसको। देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य में, देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य में, अब इसके 4 ऑप्शन देखो क्या है। ए ऑप्शन दिया है धर्म का कोई स्थान नहीं, बी ऑप्शन दिया है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, सी ऑप्शन दिया है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता और डी ऑप्शन दिया है सभी धर्मों को मान्यता। तो देखो इसका राइट आंसर जो आपका नंबर जो डी दिया है सभी धर्मों को मान्यता, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी धर्मों को मान्यता, और इसको राइट आंसर करेंगे। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 और 12। देखो प्रश्न नंबर 11 12 देखो, पहले प्रश्न नंबर 11 को देखो क्या कह रहा है
कि भारत के किस राज्य में जो लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे कि भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक होता है। तो बताना है कि भारत के किस राज्य में लिंगानुपात जो है सबसे अधिक होता है। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन को देखेंगे कि 4 ऑप्शन हमसे क्या कह रहे हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया केरल, बी ऑप्शन दिया तमिलनाडु, सी ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो जो आपका केरल राज्य जो है, जो आपका केरल राज्य जो है इस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो केरल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। देखो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश पूछा गया इस बार कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, जिसमें ए ऑप्शन दिया है अमेरिका हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया है भारत, सी ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमसे पूछा गया कि लोकतांत्रिक मतलब सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बताना है। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो जाएगा भारत। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 13 देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है लेकिन पूछा बहुत जाता है। देखो चलो प्रश्न नंबर 13 है। तो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ेंगे कि निम्नलिखित देशों में, देखो निम्नलिखित देशों में से मतलब आपको कुछ देश दिए जा रहे हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। देखो प्रश्न को पढ़ेंगे कि निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से, मतलब मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। मतलब बताने कि ये जो 4 ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से किसकी स्थिति जो है सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी स्थिति किसकी हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया बांग्लादेश, बी ऑप्शन दिया पाकिस्तान, सी ऑप्शन दिया नेपाल, डी ऑप्शन दिया म्यांमार। तो आपका जो म्यांमार जो दिया है म्यांमार, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार को सही करेंगे। और बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 14 देखो हमसे कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम बताना है। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम मतलब इसका जो दूसरा नाम क्या होगा वो बताना है। तो ए ऑप्शन दिया औसत आय, बी ऑप्शन दिया राष्ट्रीय आय, सी ऑप्शन दिया व्यक्तिगत आय और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। तो नोट करेंगे इसको, यही आएगा इस बार 2024 में। देखो अगला प्रश्न नंबर 15 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 देखो ये भी इस बार 2024 में जरूर आएगा कि विकास का महत्वपूर्ण घटक बताना है। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक कौन हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया आय, बी ऑप्शन दिया राष्ट्रीय आय, सी ऑप्शन दिया औसत आय और डी ऑप्शन दिया उच्च आय। तो विकास का हमें महत्वपूर्ण घटक बताना है। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर नोट करेंगे औसत आय को सही करेंगे। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 16 कह रहे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा। तो देखो विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर विश्व व्यापार संगठन की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाता है जिनेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, जिनेवा हो जाता है। पहले 4 ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन दिया वाशिंगटन, बी ऑप्शन दिया टोक्यो, सी ऑप्शन दिया लंदन और डी ऑप्शन दिया जिनेवा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जिनेवा। और बात करते हैं अगला जो मेरा प्रश्न नंबर 16। देखो प्रश्न नंबर 16 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि कौन सा विकसित देश है। देखो या इस बार में बताने कि विकसित देश कौन सा है, विकसित देश कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखो प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 कह रहे हैं कि कौन सा विकसित देश हो जाएगा। ऑप्शन दिया है भारत, सी ऑप्शन दिया है फ्रांस और डी ऑप्शन दिया बांग्लादेश। तो कौन सा एक विकसित देश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर नोट करेंगे फ्रांस एक विकसित देश है। तो फ्रांस एक विकसित देश हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमसे कह रहा है कि भारत जो है प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। ए ऑप्शन दिया चाय का आयात करता है, बी ऑप्शन दिया जूट के सामान का आयात करता है, सी ऑप्शन दिया खाद्यान्न का आयात करता है और डी ऑप्शन दिया है कि कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है। तो अब देखो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे इसको और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 19 को देखो क्या कह रहा है कि दो राज्यों के बीच
वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। मतलब कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। अगर दो राज्यों के बीच अगर वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, यह बताना है। ए ऑप्शन दिया राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, बी ऑप्शन दिया आंतरिक व्यापार कहेंगे, कि सी ऑप्शन दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, कि वस्तु विनिमय कहेंगे। अगर दो राज्यों के बीच अगर वस्तुओं का अगर आदान प्रदान हो रहा है तो उसको हम आंतरिक व्यापार कहेंगे। इसका बी ऑप्शन नोट करेंगे, आंतरिक व्यापार कहेंगे। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। तो बताना है कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, जिसमें ए ऑप्शन दिया 1991, और यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन दिया है 1989, और सी ऑप्शन दिया 1995, और डी ऑप्शन दिया है 1960। देखो तो स्टूडेंट हमसे कह रहे हैं कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। तो ये प्रश्न स्टूडेंट हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे एक तरफ से, सब लोग कमेंट करेंगे और इसका मुझे आंसर बताएंगे, है ना। अगर आप लोगों को अगर इसका आंसर नहीं याद है तो इसका हम आंसर आप लोगों को खुद बताएंगे। तो जब तक के लिए आप लोग क्या करिए, इसका आंसर बताइए और हम बढ़ते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि इस बार देखो वही लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, है ना। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके पेपर में इस बार 2024 में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर कोई फालतू प्रश्न नहीं होगा जो आपके पेपर में नहीं आएगा। सिर्फ वही प्रश्न हैं जो कि पेपर में जरूर आएंगे। 101% आपके पेपर में यही प्रश्न आने वाले हैं। जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। देखो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख करो। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे और इसका उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसका उत्तर कैसे लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, पहले परिणाम हिडन डालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया परिणाम। तो परिणाम पूछा गया तो सबसे पहले आप लिखेंगे परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। और इसके प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम में लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे देखो, चलो आगे बात करते हैं किसमें। देखो क्या लिखना है हमको, प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने यूरोप की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दिशा को बदल दिया। अब देखो जो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के होने से क्या हुआ कि जो यूरोप की जो आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक दिशा को प्रथम विश्व युद्ध ने बदल दिया। इन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों का उल्लेख निम्नलिखित है। आप देखो इसका उल्लेख निम्नलिखित है ना। तो आप लोग नोट भी करते चलिए मेरे साथ साथ में, और जैसा मैं आप लोगों को लिखाते चल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, तभी आप लोगों को पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। अब यहाँ से डालेंगे नंबर 1 हेडिंग। पहला कारण है राजनीतिक परिणाम। पहला क्या है, पहला है राजनीतिक परिणाम। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विश्व युद्ध का अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा, है ना। तो अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा, तो इस तरीके से नोट करेंगे। और फिर आगे बात करते हैं कि इन परिणामों में राजतंत्रीय सरकारों का पतन, जनतंत्री भावना का विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, अमेरिका का उदय और जापान का उत्कर्ष, ये सभी शामिल हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आपका राजनीतिक जो परिणाम है इसमें से आप लोगों को सिर्फ इतना ही लिखना है। तो आप लोगों को मैं फिर से एक बार समझा दूं, आपका जो प्रश्न नंबर जो ये रहने वाला है, देखो आपके पेपर में जब प्रश्न आएगा तो आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। देखो ऐसे आप लोगों को लिखते प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख करो, फिर यहाँ पर डालेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इतना लिख लो। फिर आप लोगों को देखो, फिर यहाँ पर आप लोगों को डालना है राजनीतिक परिणाम। आप लोग यहाँ पर नंबर 1 भी लिख सकते हो ऐसे, है ना। तो नंबर 1 डाल के राजनीतिक परिणाम लिख के और फिर आप लोग इतना लिख देना, इतना। और फिर अगली हेडिंग डालना आप लोगों को कौन सी, अगली हेडिंग है आपकी आर्थिक परिणाम। देखो अब अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी ये वाली आर्थिक परिणाम। यहाँ पर नंबर 2 भी आप लोग लिख सकते हैं ऐसे जैसे मैंने लिखा है। चलो यहाँ पर देखो आर्थिक परिणाम में देखो लिखेंगे क्या, चलो इसमें आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के सभी देशों को महान क्षति से सामना करना पड़ा। जिस तरह से जब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जो
विश्व के जितने भी देश जो थे उनको एक महान क्षति, मतलब उनको क्षति का मतलब होता है हानि, हानि से उनको सामना करना पड़ा। अगर आप लोग क्षति नहीं तो आप लोग यहाँ पर हानि भी कर सकते हैं। चलो और आगे बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक क्षति के प्रमुख कारण। अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक जो क्षति हुई, आर्थिक हानि जो हुई, उससे प्रमुख कारण जो समझ लो कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और राष्ट्रीय ऋण भार, जनता पर विभिन्न करों का भार व बेरोजगारी आदि थे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को क्षति देखने को मिलेगी प्रथम विश्व युद्ध में। और इसका जो ये देखो आर्थिक परिणाम में आप लोगों को इतना लिखना है। फिर इसके बाद जो नंबर 3 हेडिंग आप लोग डालेंगे यहाँ पर सामाजिक परिणाम। देखो सामाजिक परिणाम फिर आप लोग हेडिंग डालेंगे और सामाजिक परिणाम में आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई सामाजिक परिणाम सामने आए। अब देखो कई सामाजिक परिणाम भी सामने आए, जैसे कौन कौन से परिणाम सामने आए? जनहानि, महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार और शिक्षा की प्रगति आदि। तो अब देखो ये प्रश्न नंबर आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपका एक प्रश्न आपका कंप्लीट होता हुआ। और बात करते हैं अगला प्रश्न। देखो प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं कि गुटेनबर्ग कौन था। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुटेनबर्ग कौन था और मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका थी बताने की। अब देखो पहले प्रश्न नंबर 2 को पहले पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और क्योंकि ये प्रश्न इस बार जरूर आएगा 2024 में, जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखो इसका आंसर लिखेंगे गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पला बड़ा था, मतलब उसने खेती की थी और वो खेती करते करते इतना बड़ा हुआ था, ऐसे लिखना। देखो बचपन से ही वह तेल व जैतून पेरने की मशीनों को देखकर बड़ा हुआ था, मतलब कि वो जो तेल पेरने वाली जो मशीन होती हैं उनको देख कर वो बड़ा हुआ था। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को इनका आंसर भी लिखना है। और आगे बात करते हैं कि अब देखो गुटेनबर्ग ने पत्थर पालिश करने, सुनारी और शीशे को, अब देखो उसने देखो शीशे को इच्छानुसार आकृतियों में गढ़ने की कला में दक्षता प्राप्त की। फिर और आगे बात करते हैं। आप लोग इतना ही लिखना है, जितना मैंने लिखा है आप लोग इतना ही लिख देना, बस काम हो जाएगा आप लोगों का। 1448 में गुटेनबर्ग ने छपाई वाले यंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की, मतलब जितने भी छपाई वाले जितने भी यंत्र हैं तो उसने सभी के सभी छपाई वाले यंत्रों को बनाया। फिर देखो गुटेनबर्ग बहुत ही जल्दी मात्र 3 वर्ष में बाइबिल की उसने 180 प्रतियां छाप डाली। तो आप लोगों को इतना ही लिखना है और एक्स्ट्रा लिखने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने आप लोगों को लिखा है आप लोग इतना ही लिखो बस, कि गुटेनबर्ग कौन था और मुद्रण के क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका थी। बस मैंने जितना आप लोगों को लिखा है सिर्फ आप लोग इतना ही लिखो और इतना ही आप लोगों को लिख करके चले आना है बस। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड क्या है। देखो जरूर आएगा 2024 में, जरूर आएगा, इसको जरूर तैयार करो। इसका सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे उत्तर और उत्तर इसका लिखना स्टार्ट करेंगे कि दुग्ध क्रांति का ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध क्रांति का ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध की कमी को दूर करने की एक योजना है। देखो जो दुग्ध क्रांति जो ऑपरेशन फ्लड जो है ये क्या करता है कि दुग्ध की कमी को दूर करता है। और आगे बात करते हैं कि ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहते हैं। अब देखो श्वेत क्रांति किसको कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड को ही कहते हैं। और अगर हम बात करें आगे, अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात करें कि 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब होती है, तो ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत होती है वो 13 जनवरी 1970 को होती है। फिर देखो आगे, और देखो आगे लिखना स्टार्ट करेंगे कि ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध सहकारी समितियां हैं। देखो जो सहकारी समितियां जो हैं ये ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला हो जाएगी। फिर देखो ये समितियां उत्पादकों से दूध खरीदती हैं। जो ग्राम दुग्ध सहकारी समितियां जो ये क्या करती हैं, ये समितियां जो उत्पादकों से दूध खरीदती हैं। अब देखो और आगे बात करेंगे कि ऑपरेशन फ्लड के निम्नलिखित उद्देश्य, इसके देखो निम्नलिखित उद्देश्य समझ लो कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और दूसरा उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि। देखो ये आपके थे 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। अब बात करेंगे आपके पेपर में जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि
बहुत पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। देखो, दीर्घोत्तरी प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखो। देखो जरूर आएगा, 2024 में लिख कर रख लो, जरूर आएगा। चलो अब इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, अब देखो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है, क्या पुस्तक का नाम है? हिंद स्वराज्य। हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हो जाएंगे। अब देखो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और चल पा रहा है। फिर और आगे बात करेंगे, यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो वर्ष भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। देखो इतना आप लोगों को लिखना है और फिर देखो इतना, ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है? देखो पहले मेरी बात को सुनो। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखो। देखो आंदोलनकारियों के 4 कार्य भी लिखने, तो अब इसके 4 कार्य भी लिखने। 4 कार्य इसके देखो यहाँ से लिखेंगे। पहला कार्य इसका देखेंगे, पहला कार्य है कि इस आंदोलन के प्रथम चरण में लोगों को अपनी उपाधियां सरकार को लौटा देनी थी तथा सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, स्कूलों का परित्याग किया जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद फिर आप लोग यहाँ से डालेंगे नंबर 2। इसकी जो दूसरी देखो, इसकी जो आपका जो दूसरा कार्य है, दूसरा कार्य यह है कि यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ किया जा सकता है। इतना लिखने के बाद ये आपका दूसरा कार्य हुआ। और इसका जो तीसरा कार्य देखो इस तरीके से लिखना आप लोगों को। तीसरा कार्य जो है इस तरीके से लिखना है कि गांधी जी और शौकत अली ने असहयोग हेतु समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्राएं की। अब इसका जो नंबर 4 जो नंबर चौथा जो कार्य है, देखो नंबर चौथा कार्य को समझेंगे। इसका जो नंबर चौथा कार्य कह रहा है कि विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के फलस्वरूप विदेशी कपड़ों के भारत में आयात में भारी गिरावट आई। सिर्फ आप लोगों को इतना ही लिखना है। और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के 70 नंबर कंप्लीट कराए। और जब तक के लिए आज की इस वीडियो को मित्रा रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।